Assalamu alaikum, second year class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College, F Block, Satellite Town, Rawalpindi. क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने ह्यूमन स्केलेटन के मुतालिक पढ़ लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट। जॉइंट कहाँ पर मौजूद होते हैं? जहाँ पर बोन्स आपस में मिलती हैं। अभी तक तो आप ये पढ़ते आए थे कि कौन कौन सी ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स हैं। अब जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं? जहाँ दो बोन्स मिलती हैं वहाँ जॉइंट्स मौजूद होते हैं। जैसे इसे मैं थोड़ा सा आपके को अगर इस फिगर से दिखाऊं आपके स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन की, तो एक ये बोन है ह्यूमरस, ये यहाँ पर स्कैपुला से मिल रही है, ठीक है। फिर ये आगे यही बोन जो है ये रेडियस और अल्ना से मिल रही है। जहाँ दो बोन्स आपस में मीट करती हैं वो जो जगह बनती है वो जॉइंट कहलाता है। इसी तरह ये आगे यहाँ पर आपकी मेटाकार्पल से मिल रही है, ठीक है। फिर आपके पास ये आपकी जो बोन है जिसमें जो पेल्विक गर्डल की है, ये आपकी जो है फीमर से मिल रही है, तो ये भी एक जॉइंट है। फिर इसी तरह आपकी यहाँ भी बोन मिल रही है, ये भी। जहाँ भी बोन्स आपस में मिल रही हैं, दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स जो हैं ये कैसे क्या हैं। जॉइंट्स कैन बी और जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जॉइंट्स की ज़रूरत इसलिए है या जॉइंट्स इस वजह से होते हैं कि दे नॉट ओनली होल्ड आवर स्केलेटन टुगेदर बट ऑल्सो गिव इट्स मोबिलिटी। ये सिर्फ हमारे स्केलेटन को होल्ड ही नहीं कर रही मगर उसके मूवमेंट में भी मदद करते हैं ये जॉइंट्स। अगर पूरा स्केलेटन जो है वो सारे का सारा सीधा होता तो वो, जैसे आपने एक कोई लकड़ी की दीवार है, अपना ईंटों की दीवार है, वो सीधी आपने बनाई है तो वो दीवार सीधी तो रहेगी, खड़ी तो रहेगी, मगर वो आगे पीछे बेंड नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आप जो है कोई या लकड़ी की ऐसी चीज़ जहाँ दीवार बनाते हैं, फट्टा सा कोई बनाते हैं, तो वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता जब तक कि आप उसके साथ दूसरा लकड़ी का पोर्शन जो इस तरह से अटैच करें कि वो आगे पीछे मूव कर सकें, ठीक है। तो ये जॉइंट्स का काम क्या है? ये सपोर्ट के साथ साथ स्केलेटन को होल्ड करने के साथ साथ मोबिलिटी भी देते हैं। जॉइंट्स ऑन द आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड। यानी जॉइंट्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि हर जॉइंट कितनी मूवमेंट अलाउ कर रहा है। उस बेस के ऊपर तीन कैटेगरीज हैं। इमूवेबल जॉइंट्स हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। यानी इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करेंगे, जो आपस में मिल गए हैं मगर वो किसी तरह मूव नहीं करेंगे, वो स्टिफ है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं उस तरह, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं जो हर तरफ मूव कर सकते हैं। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल्स जो होती हैं वो हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। अब आप इन फिगर्स को अगर देखें तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये आपका जो शोल्डर के साथ अटैच हो रहा है, आपकी ह्यूमरस बोन जब शोल्डर के साथ अटैच होती है, आप अपने बाजू को अपने शोल्डर से जो है वो 360 डिग्री के एंगल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। मगर कोनी से आप अपने बाजू को 360 डिग्री के एंगल में मूव नहीं कर सकते, आप ऊपर और नीचे मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो है इस तरह का जो जॉइंट होता है जिसमें कि मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और इस तरह का जो जॉइंट होता है जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है वो हिंज जॉइंट कहलाता है। और पाइवट जॉइंट होता है जहाँ जैसे ये दो बोन्स आपस में किसी एक सिंगल बोन से जहाँ मिल रही हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेंगी। अब ये तो हो गया कि उनकी अमाउंट ऑफ मोबिलिटी, अमाउंट ऑफ मूवमेंट के बेस पे ये तीन तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आगे
कि जॉइंट्स को स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी उन जॉइंट्स का स्ट्रक्चर किस तरह है उसकी बेस पे भी उन्हें क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे जॉइंट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, ये 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को, फाइब्रस जॉइंट्स को। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं, दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो कैसे आपस में जुड़े होते हैं कि शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ एम्बेड होते हैं, जैसे आपकी स्कल में प्रेजेंट होते हैं और आपकी टीथ को फिक्स करते हैं। बहुत छोटे छोटे फाइबर्स हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच हो जाते हैं और आपकी उस बोन को वहाँ पर अटैच रखते हैं, जैसे आपके स्कल के अंदर हैं, आपके दांतों में हैं, टीथ में हैं। ये टीथ जो हमारे जॉज में, जबड़ों में कैसे फिक्स रहते हैं, वो फाइब्रस जॉइंट्स की वजह से फिक्स रहते हैं। फिर अगली टाइप जो आती है हमारे पास, वो आती है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं, दीज जॉइंट्स अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, यानी ये बहुत थोड़ी या मूवमेंट ज़्यादा अलाउ नहीं करते। हाइलीन कार्टिलेज फॉर्म जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स के दरमियान ये कार्टिलेज बनते हैं। दीज बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेजेस एंड आर फाउंड बिटवीन द वर्टिब्री एट द पॉइंट वेयर द कॉक्सल बोन्स मीट इन द फ्रंट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, ये जो ग्रोइंग बोन्स हैं वहाँ पर ये कार्टिलेज, जाहिर है ग्रोइंग बोन्स को इतना भी मूव करने की ज़रूरत भी नहीं होती। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो हैं वर्टिब्रीज में पाए जाते हैं। जो वर्टिब्रीज आपका जो रिब केज और उस तरह वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रीज आपने जो पढ़ी हैं पहले, तो वहाँ पर ये इस जॉइंट होते हैं और आपके वर्टिब्रीज मूव नहीं करते। अगर आप देखें तो आपके वर्टिब्री के अंदर आपके लंग्स भी सेव हैं, हार्ट भी सेव है, वो मूव नहीं करते। ठीक है, तीसरी तरह के जॉइंट्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। दीज जॉइंट कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड एंड आर अडेप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है फ्लूइड की, जो कि फ्लूइड से फिल्ड होती है। और इसका मकसद क्या होता है कि जब आपको पता है जब भी मूवमेंट होती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये जो है हेल्प आउट करते हैं। द जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ connective tissue which is called as fibrous capsule and their inner layer is called as the synovial membrane। इनका ये जो जॉइंट होता है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, और उनकी जो इनर लेयर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। और कुछ पार्ट्स में ये लाइगामेंट्स में भी कनेक्ट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स की जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होती हैं 2 मेजर, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मैंने अभी आपको पहले फिगर से भी एक्सप्लेन किया था। हिंज जॉइंट जो होता है, द जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे आपके एल्बो और नी, आपकी जो कोहनी है और आपका जो घुटने हैं, ये आपको 2 डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। A pair of muscles are arranged in the same plane as that of the joint। इन joints में क्या होता है कि मसल जो होते हैं वो उसी प्लेन में, उसी डायरेक्शन में अटैच होते हैं बोन के साथ। One end of each muscle, the origin is fixed to the immovable bone। एक जो है वो immovable bone से अटैच होता है, और the other end of the muscle, the insertion is attached to the far side of the joint। अब आप ये देखें कि ये किस तरह के हिंज जॉइंट जो है वो किस तरह का होगा, कि ये वो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये हिंज जॉइंट है जिसमें कि ये ह्यूमरस है और ये अल्ना से जो है उसको अटैच कर रहा है। स्केलेटन से अगर इसको रिवाइव करेंगे आप, तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये आपकी ह्यूमरस बोन है, आपके बाजू के ऊपर वाली जो बोन है, और ये जो नीचे वाली इसकी जो बोन्स हैं ये रेडियस और अल्ना वाली बोन्स होती हैं।
इनके साथ जो अब ये आप देखो, आप इस चीज़ को मूव कर सकते हैं। ये आपका जो है ना वो हिंज जॉइंट बनेगा जो टू डायरेक्शनल में मूव हो रहा होगा। मगर ये कैसे होता है कि एक मसल जो है वो इमूवेबल जॉइंट के ओरिजिन से अटैच हो जाता है और दूसरा मसल जो है वो यहाँ पे अटैच होता है। जब वो मसल कंट्रैक्ट करता है तो वो इस पूरी बोन को मूव कर लेता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो वो इसको दूसरी डायरेक्शन में मूव कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। फिर उसके बाद दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये आपका जो शोल्डर के साथ, जहाँ आपकी ये बाजू जो शोल्डर के साथ जहाँ अटैच होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि उसे आप मल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस। इनमें टू पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ज़ाहिर है दो मसल्स जब परपेंडिकुलर होंगे तो जब एक मसल कंट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, और वो एक डायरेक्शन में उसे मूव करेगा। जब वो दूसरा वाला कंट्रैक्ट करेगा वो उसे किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस वजह से यहाँ टू पेयर ऑफ मसल्स होते हैं। एग्जाम्पल इसकी आपकी शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गया जॉइंट्स के मुतालिक। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। डिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के अंदर जो है क्या गलती है, किसी चीज़ के अंदर क्या डिफॉर्मेशन है, यानी जैसा उसे बनना चाहिए था वो वैसा नहीं है। ह्यूमन स्केलेटन स्पोर्ट एंड अपराइट बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन की वजह से हम स्केलेटन की वजह से हमारी पोजीशन सीधी और अपराइट रहती है ना, मगर कुछ डिफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। डिफॉर्मेशन के मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, उसकी जेनेटिक कॉज भी है, हार्मोनल कॉज भी है और न्यूट्रिशनल कॉज भी है। यानी कि जो हमारे स्केलेटन में जो भी डिफॉर्मेशंस होती हैं उसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, जेनेटिक, हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ को हम अगर देखते हैं तो उसमें एग्जांपल सबसे पहले आती है, जैसे हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच द पेलेंटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द पेलेंटाइन फेल्स टू फ्यूज़। मैक्सिला आपका ये अपर जॉ होता है, जब ये आपके उससे पेलेंटाइन के साथ फ्यूज़ नहीं प्रॉपर कर पाता तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी जो है वो ओपन हो जाती है, और फिर जो भी आप खाते हैं वो बजाय कि आपके एसोफेगस में जाए वो आपके लंग्स की तरफ चला जाता है, और फिर जाहिर है उसकी वजह से एक जब वो लंग्स में फूड जाता है तो वहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। और आपको वैसे भी पता है कि अगर ये फूड जो है वो स्टमक की बजाय लंग में जाएगा तो वो वहाँ पे पॉइजन बन जाएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो आगे होगा नहीं। ठीक है, तो जेनेटिक कॉज ये जो कंडीशन होती है, ये जो एक डिफॉर्मिटी है आपके स्केलेटन की, जाहिर है ये एक डिफॉर्मिटी है ना, आपका स्केलेटन प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ, तो ये जेनेटिक कॉज की वजह से होती है और उसकी ये रीज़न होती है। दूसरी जेनेटिक कॉज की वजह से होने वाली डिफॉर्मिटी जो ह्यूमन स्केलेटन में पाई जाती है उसको हम कहते हैं माइक्रोसेफेली। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सेफेली मीन्स स्कल, यानी छोटा स्कल, छोटा सर जो होता है। द स्मॉल साइज स्कल इज़ कॉज बाय जेनेटिक डिफेक्ट। ये कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जैसे आप वो अक्सर बाज़ारों में फ़कीरों में देखते हैं उनके स्कल्स बड़े छोटे से होते हैं, मंगोलियंस टाइप जो होते हैं। तो ये कंडीशन भी एक स्केलेटन ही की डिफॉर्मेशन है, और ये भी जेनेटिकली इसका कॉज भी जेनेटिक डिफेक्ट है। फिर एक और जेनेटिक कॉज होता है जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है उसमें क्या होता है कि 100 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज़ दैट डैमेज द जॉइंट्स। और ये भी जो है आर्थराइटिस, जिसे हम ये गठिया वगैरह भी कहते हैं, ये भी आपको विरासत में ही मिलता है। और उसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स बनते हैं उनके अंदर डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तीसरी कंडीशन ह्यूमन स्केलेटन की डिफॉर्मेशन की जेनेटिक कॉज की वजह से जो होती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस।
ठीक है। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है आर्थराइटिस की, और डीजेनरेटिव जॉइंट्स होते हैं, और इसकी रीज़न भी जेनेटिक कॉज ही होता है कि इसको जीन्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, ये डिफॉर्मेशन स्केलेटन में हो जाती हैं। फिर आगे हम देखते हैं हार्मोनल कॉजेज़, कि हार्मोन्स की वजह से हमारे स्केलेटन में क्या क्या डिफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। पहली चीज़ है ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्ट्रियोपोरोसिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच द बोन रीअब्जॉर्प्शन आउटपेस बोन डिपॉजिट. In this case, the bone mass is reduced and the chemical composition of the matrix remains the normal. ठीक है। होता ये है कि बोन की जो रिजॉर्प्शन होती है वो आउट पेस हो जाती है, यानी बोन का जो डिपॉजिट होता है वो उसमें से बाहर आ जाता है, और उसमें उसकी वजह से उसका जो मैस है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी जितना एक बोन का मैस होना चाहिए, जितना उसकी जो है आप कह लें शेप होनी चाहिए, वो रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से ऑस्ट्रियोपोरोसिस हो जाता है, और उसकी वजह से जो है से जाहिर है वो बोन्स प्रॉपर काम नहीं करती, जॉइंट्स प्रॉपर काम नहीं करते। ऑस्ट्रियोपोरोसिस मोस्टली अकर इन एजेड वुमेन विच आर रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। और ये होता कब है? जब जो है वो मीनोपॉज का टाइम आता है लेडीज़ में, एजेड वुमेंस में, तो वो एस्ट्रोजन जो उनका हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। उस लेवल के डिक्रीज़ होने के नतीजे से जो है ये जो है आपकी बोन्स जो हैं वो ऑस्ट्रियोपोरोसिस की तरफ चली जाती हैं, यानी उन एक आम ज़ुबान में कहते हैं बोन्स घुलना शुरू हो जाती हैं। और इसका इलाज क्या हो सकता है? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो इसके लिए दी जाती है, ताकि बोन जो है वो इतनी ना घुल जाए कि वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के ऊपर। अब ये न्यूट्रिशनल कॉजेज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, डिफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करते हैं स्केलेटन के अंदर। पहली है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोमेल्सिया, सॉफ्ट बोन्स। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि इनकी हड्डियां बहुत ही नरम है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ज़रा सी कोई चोट लगती है, ज़रा सा कुछ होता है तो उनकी हड्डी, तो वो उसकी वजह से ये होता है, वो उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। Includes a number of disorders in which the bones receive inadequate minerals. In this disease, calcium salts are not deposited and hence bones are softened and weaken. Weight-bearing bones of leg and pelvis bend and deform, and the main symptom is the pain when the weight is put on the affected bone. यानी कि जब ये इनमें मिनरल्स जो है वो नहीं एक्यूमुलेट हो सकते, कैल्शियम इन बोन्स में नहीं एक्यूमुलेट हो सकता, तो उसकी वजह से वो बोन्स वीक हो जाती हैं, और फिर जाहिर है वो अपने डिफॉर्म हो जाती हैं। और अगर जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं, जैसे आपकी लेग्स वाली हैं, पेल्वस वाली हैं, तो वो बेंड हो जाती, झुक जाती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये न्यूट्रिशनल कॉज है, जाहिर है आपकी में कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, तो ये कंडीशन ऑस्टियोमेल्सिया कहलाती है। दूसरी कंडीशन जो होती है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, ये एक अनदर डिजीज़ है इन द चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्वस। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो टांगें हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, झुकी हुई होती हैं, पेल्वस उनका जो है वो मुड़ा हुआ होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट और द विटामिन डी डेफिशिएंसी, और ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं डिस्क स्लिप, ठीक है। डिस्क स्लिप को समझने से पहले आप थोड़ा सा ये देखें कि इसमें जो है ना वो क्या कंडीशंस जो हैं वो होती हैं। Each invertebrate disc is a cushion-like pad which is composed of inner semi-fluid which is called as nucleus pulposus, ठीक है। हर जो हमारी डिस्क है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क्स होती हैं,
उनमें एक सेमी फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोलस, जो कि एक रबर बॉल की तरह एक्ट करता है और उसकी वजह से उनके अंदर इलास्टिसिटी रहती है। आप उसकी वजह से बेंड कर सकते हैं, झुक सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसकी वजह से एंड अ स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, जिसे हम एनलस फाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। एक उसके अंदर जो है वो फ्लूइड है जो न्यूक्लियस पल्पोलस कहलाता है, और दूसरा जो उसके अंदर फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है जिसे हम एनलस फाइब्रोसिस कहते हैं। और ये जो एनलस फाइब्रोसिस होता है ये जो है हर वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री से अटैच रखता है। अब डिस्क स्लिप में होता क्या है? डिस्क जो है ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है हमारे अंदर। जैसे जब हम जंप करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो कुछ भी इस तरह का हम काम करते हैं, तो ये एक शॉक, जिस तरह गाड़ी का टायर है, तो जब गाड़ी रोड पे जा रही है तो उसे कभी स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कभी कोई गड़ा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो वो उस चीज़ में से गुज़र के भी अपने उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर जो है ना वो उसको गाड़ी को धचका नहीं लगता और गाड़ी टूटती नहीं। इसी तरह से हमारे ये जो डिस्क होते हैं इनका भी शॉक एब्जॉर्बर्स का काम है कि जब हम भाग रहे हैं और जंप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो जाहिर है हम उस पूरे स्केलेटन को एक झटका दे रहे हैं उस तरह से, तो फिर वो उसका जो शॉक होता है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। Sudden physical trauma or to the spine, for example, from bending forward while lifting a heavy weight may result in herniation. होता क्या है कि अगर आप जैसे अचानक आपको बहुत वज़नी वेट लेके उठ रहे हैं या कुछ है, तो वो उसमें क्या होता है कि हर्निएशन हो जाती है। हर्निएटेड डिस्क को हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। यूजली इन्वॉल्व्स द रप्चर ऑफ द एनलस फाइब्रोसिस फॉलोड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ द स्पॉन्जस न्यूक्लियस पल्पोलस। इफ द प्रोट्रूजन प्रोसेसेस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व जो होती है वो एक्साइट हो जाती है, और फिर वहाँ पे आपको स्वेयर पेन होती है और आपके नर्वस सिस्टम तक भी वो चीज़ जा सकती है। इसको सिर्फ बेड रेस्ट से और पेन किलर वगैरह से ट्रीट किया जा सकता है। यानी ये जो हर्निएशन जो हो जाती है, जो वो कुशन का जो सारा उसका जो सेमी फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो इसे हम डिस्क स्लिप कहते हैं। फिर एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। ये वो डिज़ीज़ है विच कॉजेज़ इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट। ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें कि आप फिर मूव ही नहीं कर सकते और आपके वर्टिब्रल जॉइंट जो हैं वो बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, उनके अंदर इलास्टिसिटी और कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगली कंडीशन हमारे पास आती है शियाटिका। शियाटिका जो है it is characterized by stabbing pain radiating from over the course of the sciatic nerve। आपको पता है कि आपकी लेग में पूरी में एक नर्व जा रही है जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं, जो आपकी लेग से लेके आपके ब्रेन तक मूव करती है, ठीक है। अगर उसमें जब स्टैबिंग सी बहुत ही तकलीफ़ वाली और बहुत ही पिंच करने वाली पेन जो होती है, उस पेन को हम शियाटिका कहते हैं। और इसकी होता क्या है कि इट रिजल्ट ड्यू टू द इंजरी ऑफ द प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व। ये आपकी जो नर्व होती है उसमें कोई इंजरी हो जाती है जिसके नतीजे में आपको ये फेस करना पड़ता है। और which might follow a fall, a herniated disc or improper administration of the injection in the vertex। या आपकी herniated disc की वजह से भी हो सकती है, स्लिप डिस्क करके भी आपकी उस स्टैटिक नर्व को दबा रही हो सकती है, या अगर आपको आपके जो है वो बटक में कोई इंजेक्शन लगा है या इस तरह से वो इम्प्रॉपर जगह पे लग गया है, तो उसके नतीजे में भी आपकी ये नर्व जो है वो दब जाती है, ठीक है। और इसके लिए फिर आपको लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट हो जाती है, उसके रूट इंजर हो जाते हैं। व्हेन द शियाटिक नर्व इज़ कम्प्लीटली ट्रांसेक्टेड द लेग बिकम यूजलेस। और अगर वो शियाटिक नर्व बिल्कुल ही टूट जाए तो फिर आपकी लेग जो है वो यूजलेस हो जाती है और आप उसे मूव भी नहीं कर सकते। अगली कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ऑर्थराइटिस। Arthritis is inflammatory or degenerative disease that damage the joint। यानी कि डीजेनरेशन होती है जॉइंट्स की,
और ये वो डिज़ीज़ है जो जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। और इसमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है। एक्यूट फॉर्म जो होती है वहाँ पे इसकी ऑर्थराइटिस की वहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो जाती है और फिर आपको उसे एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ता है। और फिर क्रॉनिक ऑर्थराइटिस में ऑस्ट्रियो ऑर्थराइटिस और यूमेटिक ऑर्थराइटिस और गाउट्री ऑर्थराइटिस की कंडीशंस या डिफरेंट डिजीज़ेस हैं। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि बोन्स जो हैं उन स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह। अब स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़ को जाहिर है किसी ना किसी फॉर्म में अरेंज तो करना है, उनको सेट तो करना है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, कि ब्रोकन बोन जो होती है उसको फिर रिपेयर किस तरह किया जाता है। बोन जो है वो ब्रेक कर सकती है, उसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, फॉल हो सकती है। ओल्ड एज में वैसे ही जो है बोन्स वीक हुई होती हैं तो फ्रैक्चर जो है वो आसानी से हो जाता है। फ्रैक्चर जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अ फ्रैक्चर इज़ ट्रीटेड बाय रिडक्शन विच इज़ फॉलोड बाय द रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन्स। पहले उस बोन की रिडक्शन होती है और फिर उसके बाद उसकी रीअलाइनमेंट होती है। रिडक्शन जो है वो दो तरह की होती है, क्लोज्ड और ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन क्या होती है? व्हेन द बोन एंड इज कॉक्स्ड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन बाय द फिजिशियन हैंड। जैसे कुछ लोग वो जाते हैं, ये जो जुराहे वगैरह होते हैं कि वो हड्डी टूट गई है, हड्डी जोड़ने वाले जो होते हैं वो जाते हैं उनके पास और वो अपने हाथ से उस हड्डी की पोजीशन को फिक्स करके तो उसको अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। तो इस तरह की जो रिडक्शन है इसको हम कहते हैं क्लोज्ड रिडक्शन, जो फिजिशियन हैंड से। और ओपन रिडक्शन जो होती है वो उसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है और फिर सर्जरी के बाद उस बोन को जो है उसकी पोजीशन पे लाया जाता है। उसमें पिन्स भी लगती हैं, वायर्स भी लगती हैं, प्लेट्स भी डल जाती हैं और वो फिर उसके बाद उस बोन के ऊपर एक कास्ट चढ़ा दिया जाता है जिसको कि हम प्लस्तर कहते हैं आम ज़ुबान में। और उसको हीलिंग टाइम 8 to 12 वीक्स का दिया जाता है। और 8 to 12 और जो बड़ी एज के लोग हैं उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब ये तो बात हमने की कि बोन को हमने रिपेयर करना कैसे है, यानी पहले रिडक्शन करनी है, फिर उसकी रीअलाइनमेंट करनी है, फिर इसको हीलिंग का टाइम उसका देना है। अब द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर 4 फेजेस में पूरा होता है, यानी 4 फेजेस होते हैं जिसमें कि एक ब्रोकन बोन की रिपेयर जो है वो पॉसिबल होती है। पहला है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा क्या होता है? हीमाटोमा इज़ अ मैस ऑफ द क्लॉटेड ब्लड विच फॉर्म्स एट द फ्रैक्चर साइट। आप जहाँ भी फ्रैक्चर होता है तो आप ये देखते हैं कि वो जगह नीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और वो ब्लड का क्लॉट जो है वो हीमाटोमा कहलाता है। व्हेन अ बोन ब्रेक्स द ब्लड वेसल इन द बोन इटसेल्फ एंड द सराउंडिंग एरिया आर टॉर्न, और उसकी वजह से हेमोरेज हो जाता है। और जाहिर है जब हेमोरेज हो जाता है तो वो हीमाटोमा जो है वो वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? हीमाटोमा के बनने के बाद होता है कैल्सस फॉर्मेशन। नेक्स्ट सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस begins to form within 3 to 4 weeks. Capillaries grows into the hematoma and clear up the debris. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस डेब्रस के अंदर कैपिलरीज दोबारा ग्रो करना शुरू करती हैं और उसके नतीजे में उस डेब्रस को वो जो डेब्रस यानी कि वो जो गंदा मवाद वहाँ जमा हो गया है सारी क्लॉट की वजह से, उसको क्लियर करना शुरू करते हैं। और ये कौन करता है? फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो वहाँ पर जाके बोन को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। अब ये तो हो गया कैलस फॉर्मेशन। फिर है बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब ये तो सॉफ्ट बोन बन रही है ना। फिर उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये वाले 2 सेल्स बोन के सेल्स आपने पीछे पढ़े हैं, ये वहाँ पे इनवर्ड मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं और उस सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में यानी सख्त कैलस में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए 3 to 4 वीक्स आफ्टर द इंजरी ये शुरू होता है काम, और जब तक कि फर्म बोन बनती है उसमें 2 से 3 माह भी लग जाते हैं,
ठीक है। फिर होता है रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग क्या होता है कि आफ्टर सेवरल मंथ्स द बोनी कैलस इज रीमोल्डेड बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। अब वहाँ पे बोन बनना शुरू हो गई थी, सारी जो है बोन का स्ट्रक्चर जो है बनना शुरू हो गया था, मगर उसकी शेप नहीं बन रही थी। तो फिर जो है कुछ मंथ्स के बाद उसकी शेप बननी शुरू होती है और फाइनल स्ट्रक्चर जो है, जो कि ओरिजिनल ब्रोकन बोन से मिलता जुलता होता है, वो बनता है। और इसको जो है हम रीमोल्डिंग कहते हैं। यानी कि अगर बोन जो है वो टूट जाएगी तो उसकी रिडक्शन की जाएगी, फिर उसकी अलाइनमेंट की जाती है, और पहले क्या होता है कि वहाँ पे हेमाटोमा बनता है, फिर कैलस बनता है, फिर बोनी कैलस बनता है, और फिर उसके बाद उसकी रीमोल्डिंग की जाती है। होप सो क्लास आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपने लेक्चर्स को बेटा साथ साथ तैयार करें, और साथ साथ इनके आपका टास्क वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs का है। और जो है अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, तो मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।